गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास और यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करता है किसी इंटरवल i में। ठीक है, इसका मतलब हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है इंटरवल i में डिफाइंड है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर हम इसमें x की वैल्यू इंक्रीज करें और उसके साथ fx की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाए। x क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो x की वैल्यू हम इंक्रीज करें तो y की वैल्यू भी साथ में अगर इंक्रीज करती जाए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें कि x2 ग्रेटर देन x1 है, जहाँ पे x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इंटरवल i से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ये इंप्लाई करे fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, मतलब अगर x2 x1 से बड़ा हो तो x2 की इमेज fx2 भी x1 की इमेज fx1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। फॉर ऑल x1 x2 इन i, जितने भी x1 x2 i के अंदर प्रेजेंट होंगे सबके लिए ऐसा होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन fx क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो या तो fx2 x1 से बड़ा हो या इक्वल हो, लेस देन नहीं होना चाहिए fx1 से। अगर x2 x1 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? लेफ्ट से राइट जाने पे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा इसका। सपोज दैट यहाँ पे x1 है और यहाँ पर क्या है? x2 है। तो क्लियरली x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 x1 से बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि राइट साइड में हम रियल एक्सिस पे चलते हैं। तो क्या होता है? वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है। तो x2 इज ग्रेटर देन x1 और x1 की इमेज क्या मिलेगी यहाँ पे? fx1 और x2 की इमेज यहाँ पे मिलेगी हमको fx2। क्लियरली fx2 इज ग्रेटर देन fx1। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जिस फंक्शन का भी ग्राफ है, सपोज दैट अगर y इज इक्वल टू fx का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या है? fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे क्लियर हमको दिख रहा है कि ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो fx की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी का अगर अपोजिट हो, हम x की वैल्यू अगर इंक्रीज करें और fx की वैल्यू क्या हो? डिक्रीज हो, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, x1 लेस देन x2 implies fx1 is greater than equal to fx2 for all x1 x2 belonging to set i। तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर x2 अगर x1 से बड़ा है तो क्या हो रहा है? x1 की इमेज fx2 से बड़ी आ रही है। मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट चल रहा है ये। जैसे कि इस तरीके का कोई आपके पास कर्व हो, यहाँ पे आपका क्या है? x1 है और ये क्या है? x2 है। x2 इज ग्रेटर देन x1 और x1 की इमेज fx1 यहाँ पे बन रही है और x2 की इमेज fx2 यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है हियर fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो x2 x1 से बड़ा है लेकिन x2 की इमेज fx2 fx1 से क्या है? छोटी है। ठीक, या इक्वल भी हो सकती है। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे, अगर ये कर्व y इज इक्वल टू fx का है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। हियर fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हियर fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमने क्या देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है।
अगर यही इक्वल टू का साइन हटा दिया जाए तो जो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या बन जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या बन जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। डिफरेंस क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, उसको हम ग्राफ से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका मतलब या तो लेफ्ट से राइट चलने पे वैल्यू इंक्रीज करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम x1 लें और यहाँ पे x2 लें तो क्लियरली x2 इज ग्रेटर देन x1, बट इनकी जो इमेजेस आ रही है यहाँ पे fx1 और इसकी इमेज जो आ रही है fx2, ये दोनों क्या है, इक्वल है। हियर fx1 इज इक्वल टू fx2, जबकि x2 क्या है, x1 से बड़ा है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर अगर ऐसे कंसीडर करते हैं हम, सपोज दैट यहाँ पे x3 ले लें, देन x3 इज ग्रेटर देन x2, इंप्लाइज दैट अब x3 क्या आएगा हमारा यहाँ से, fx2 से बड़ा आएगा, implies that fx3 is greater than fx2। तो x3 x2 से बड़ा है तो ये इंप्लाई कर रहा है fx3 is greater than fx2, ठीक। तो या तो वैल्यू इक्वल मिल रही है हमको या फिर x की वैल्यू इंक्रीज करने पर इमेज भी क्या आ रही है, बड़ी आ रही है पहले से। तो इस केस में जो फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के प्लेस पे अगर ग्राफ इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे लेफ्ट से राइट चलेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक, तो वैल्यू जो fx की है वो सिर्फ इंक्रीज करती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वही इस केस में भी होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे वैल्यू ये आ रही है, इससे बड़ी वैल्यू ली हमने x की तो fx की और बड़ी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो fx की वैल्यू और इंक्रीज करेगी। मतलब हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, fx की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जबकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें जो है x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, और इसमें क्या होता है x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसमें इक्वल का भी साइन आ जाता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं रहता है। इक्वल का साइन इसलिए आता है क्योंकि इसका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ जाता है या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, हमेशा हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाता है, कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी पॉइंट पर, ठीक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही हम डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बीच में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, अभी ग्राफ बनाया था हमने, डिक्रीजिंग में ग्राफ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है, लेकिन आपका ग्राफ जो होगा या तो नीचे की तरफ जाएगा या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर x1 लेस देन x2 है तो ये इंप्लाई करता है क्या, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x1 और यहाँ पे क्या है x2, क्लियरली x1 इज लेस देन x2, और ये भी दिख रहा है कि इसकी जो इमेज आएगी fx1 विल बी ग्रेटर देन
fx2, तो fx1 क्या है, ग्रेटर देन fx2 है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लें हम, सपोज दैट x3 ले लें, तो हियर x2 इज लेस देन x3 एंड इट इम्प्लाइज fx2 इज क्या है, fx2 इज इक्वल टू fx3, fx3 यहाँ पे आएगा, तो fx2 fx3 यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो वैल्यू हमने x3 जो ली है वो x2 से बड़ी है, लेकिन x3 की इमेज और x2 की इमेज क्या है, दोनों इक्वल है, तो इक्वलिटी की कंडीशन आ रही है। ठीक, तो क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसमें या तो आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा यहाँ पे, या फिर इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये फंक्शन जो है, अगर fx का फंक्शन है तो fx यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। अगर ये शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें ग्राफ या तो नीचे की तरफ जाएगा या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सेकंड जो है आपका, इसी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, अगर ग्राफ इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से हो। हर एक केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। यहाँ पे वैल्यू ये है, यहाँ पे आने पे छोटी हुई वैल्यू fx की, यहाँ पे और छोटी हुई, इस तरीके से डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या रहती है, ये इक्वल वाली जो कंडीशन है यहाँ पे, ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा इसमें। इसका मतलब अगर हम x1 लेस देन x2 ले रहे हैं तो इस केस में जो fx1 मिलेगा हमको, fx1 विल बी ओनली ग्रेटर देन fx2, इक्वल भी नहीं हो सकता ये fx2 के। ठीक, सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन तो आपको पता ही है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, अगर x की वैल्यू हम कुछ भी चेंज करें, कोई भी वैल्यू पुट करें fx के अंदर x की, तो अगर x की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, अगर x y कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी फंक्शन fx के लिए एक ग्राफ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, fx की वैल्यू वही आ रही है, कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक, हाइट सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है y की, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx इज एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन interval capital I, then f is said to be increasing in I if x1 less than x2 implies fx1 is less than equal to fx2। इंक्रीजिंग होगा अगर क्या है, x1 लेस देन x2 इंप्लाई करें fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू इंटरवल I। सेकेंड, f is said to be strictly increasing, इसी को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे इन I if
x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1, x2 in I। तो जितने भी x1 x2 I के अंदर है सबके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिफरेंस क्या है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, यहाँ पे इक्वल का साइन भी रहता है, यहाँ पे इक्वल का साइन आपका नहीं रहेगा। थर्ड, f is said to be decreasing in I if x1 less than x2 implies fx1 is greater than equal to fx2 for all x1 x2 in I। अगर ऐसा होता है कि x1 लेस देन x2 है और ये इंप्लाई करे fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 x2 इन I, तब ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इसी f को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे अगर क्या हो जाए, यहाँ पे इक्वल का साइन ना रहे। f is said to be strictly decreasing in I if x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2 for all x1, x2 in I। क्लियर? तो इस तरीके से बाय डेफिनेशन हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक एग्जांपल से हम इसको क्लियरली समझते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे डेफिनेशन से कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको समझते हैं। ऐसे f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। ये अगर 0 से π/2 के बीच में इसका ग्राफ बनाया तो हमको पता है इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 तक जाती है, 0 पे 0 मिलता है और फिर जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है और π/2 पे क्या इसकी वैल्यू मिलती है, 1 मिलती है। इसको टेबल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे हमारा क्या है, साइन x मतलब fx। 0 पे क्या मिलेगा, ये 0। π/6 पे वैल्यू क्या आएगी, 1/2। π/4 पे वैल्यू 1/√2 एंड π/3 पे √3/2 और फाइनली π/2 पे क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे ही यहाँ पे sin x की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है 0 से 1 तक। ठीक, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो fx की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है ना। fx की वैल्यू बड़ी आ रही है x की वैल्यू इंक्रीज करने पे। तो ये फंक्शन क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ये इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज करने पे fx की वैल्यू सिर्फ इंक्रीज हो रही है, कहीं पे भी fx1 और fx1 इज इक्वल टू fx2 आपको नहीं मिलेगा। अगर x1 लेस देन x2 है तो ये हमेशा क्या इंप्लाई करेगा, fx1 इज इक्वल टू fx1 लेस देन fx2। ठीक, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, इसी के प्लेस पे अगर हम cos x का ग्राफ लेते तो cos x का ग्राफ कैसे बनता है इसमें, तो ये फंक्शन हमारा हो गया क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी के प्लेस पे अगर हम cos x का ग्राफ लें fx इज इक्वल टू cos x, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरवल वही ले रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल 0 to π/2।
इस केस में जो है इसका ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक। यहाँ पे वैल्यू अगर आपकी 1 है y की, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और जैसे ही π/2 की तरफ हम इंक्रीज करते हैं वैल्यू x की, fx की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है और π/2 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका अगर टेबल फॉर्म करते हैं तो x यहाँ पर cos x 0 पे वैल्यू 1, π/6, √3/2, π/4, 1/√2, π/3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और फाइनली π/2 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस तरीके से, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ डिक्रीज हो रही है, कहीं पे भी ग्राफ आपको पैरेलल नहीं दिखेगा एक्स एक्सिस के, ठीक। तो इसलिए इसको हम डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों ही बोल सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग भी होते हैं, इसी तरीके से जितने फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं वो हमेशा डिक्रीजिंग भी होते हैं। लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं होता है, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो, और इसी तरीके से अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज दैट fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, e⁻²x है, और हमको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें पता है इफ वी टेक x1 लेस देन x2, तो क्योंकि यहाँ पे पावर में 2x है, वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 2, देन इट विल बी 2x1 लेस देन 2x2। और क्योंकि हमको पता है e की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ e इज 2.71 करके ऐसे कुछ वैल्यू होती है इसकी, ठीक। ये एक इरेशनल नंबर है, ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, तो e की वैल्यू जो है क्या आ जाएगा आपका 2.71 करके आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब बेस में वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर बेस में वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वैल्यू पावर जितनी भी बड़ी लगाएंगे हम, पावर को जितना बड़ा करेंगे वैल्यू भी उतनी ही बड़ी आएगी। इसका मतलब अगर पावर 2x2 2x1 से बड़ी है तो वैल्यू जो होगी 2x1 की, e की पावर 2x1 की, वो e की पावर 2x2 से क्या होगी, छोटी होगी। इट मीन्स e⁻²x2 इज ग्रेटर दैन e⁻²x1। दिस implies fx1 is less than fx2 for all x1, x2 in R, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स R। यहाँ पे x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। R मतलब आपको पता है ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम -∞ से +∞ के बीच में रहता है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में कोई भी रियल वैल्यू अगर हम लेते हैं x1, x2, तो उसके लिए fx1 लेस दैन fx2 मिलेगा, अगर क्या है x1 लेस दैन x2 है तो, ठीक। तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि इक्वल का भी साइन नहीं है तो ये इंक्रीजिंग होने के साथ साथ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। सो हियर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही, ठीक। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, चेंज क्या करें, यहाँ पर माइनस साइन लगा दें और फिर चेक करें कि ये फंक्शन क्या है, तब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम x1 लेस देन x2 लेंगे तो 2x1 लेस देन 2x2 मिलेगा और -2x1 ग्रेटर दैन -2x2 मिलेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन हो जाएगा। और अब पावर लगाएंगे इसमें, e⁻−2x1 क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर दैन e⁻−2x2। तो x1 लेस देन x2 इस केस में क्या शो कर रहा है,
e की पावर माइनस 2x1 इज ग्रेटर देन e की पावर माइनस 2x2। तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, x1 लेस देन x2 इंप्लाई कर रहा है fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ये क्या है हमारा fx1 है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। और इस केस में भी हमारा क्या है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर आपकी पावर बड़ी होगी, ठीक है, पावर अगर बड़ी होगी तो वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी, इक्वल कभी नहीं आएगी, ठीक। सो दिस इंप्लाइज दैट here fx is strictly decreasing function। Here fx is strictly decreasing function, और strictly decreasing है तो decreasing भी होगा, ये भी क्लियर है आपको। Let's take one more question, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे कंसिडर किया fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल है, और सपोज दैट ये डिफाइंड है, ये पूरे के पूरे सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ अब हमें चेक करना है कि ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फिर से वही क्या करेंगे, हम x1 लेस देन x2 कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या fx1 fx2 से बड़ा है या फिर छोटा है। x1 लेस देन x2 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3x1 लेस देन 3x2 आएगा। और दोनों साइड अगर हम 4 ऐड कर दें तो 3x1 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3x2 प्लस 4। सेम क्वांटिटी ऐड करने से इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका, fx1 इज लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 इन R। तो कोई किसी भी रियल नंबर के लिए हमें क्या मिलेगा, fx1 लेस देन यहाँ पर fx2 मिलेगा अगर x1 लेस देन x2 है। तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर fx is strictly increasing, strictly increasing function, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी होगा। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ग्राफ से भी देख सकते हो, उसका ग्राफ क्या आएगा, ये x है ये y है। x इज इक्वल टू 0 पे fx मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो सपोज दैट 4 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक। और फॉर y इज इक्वल टू 0 x क्या मिलेगा हमें, -4/3। तो x की वैल्यू -4/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये -1 हुआ और -1 पॉइंट जो भी होगा आपका वो यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है, ये x एक्सिस में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो y की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, fx की वैल्यू ऊपर ही जा रही है हमेशा, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में, कहीं पे भी पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो डेफिनेशन से कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स का यूज़ करके कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थैंक यू।